आपका तहे दिल से शेरू पलालीस टीवी पर खुशामदीद हम कहते हैं। और अब आप तालिम इस्तानबुल सीजन 3 की दास्ता के एपिसोड 45 का पहला हिस्सा का आगाज सुननेगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात लुफ्त उठाए। अब हाल में नूर मैडम आयशा के कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बेपोशाक होकर और अब बात में दाखिल होकर सावर लेती है और अब अलीशान लिबास पहने आईना के सामने मेकअप करती है। माजी में ले जाकर उमुद को बैकनी पर खड़ा दिखाते हैं। उमुद के पीछे दो हाथ उमुद को धक्का देने के लिए बढ़ते हैं, पर उमुद डर कर पीछे मुड़कर देखता है और फिसल कर गिर जाता है कि उसने आयशा की बजाय नूर को देखा था। अब नूर मैडम घबराहट से छत पर आयशा को बेहोश देखा और छुपकर भाग खड़ी हुई और जो उमुद बैकनी से लटक गया था। इस्तानबुल की काली रात दिखाकर नूर और आयशा की माजी में हुई गुफ्तगू सुनाते हैं कि नूर मैडम की अल्फाज ये थे, उठो और जाओ, उमुद बैकनी पर खड़ा है, डराओ धमकाओ और आखिर में धक्का दे देना। तो अब आयशा के अल्फाज ये थे कि वो तो बेकसूर एक बच्चा है, उस बच्चे का क्या गुनाह है। अब नूर के अल्फाज ये थे कि इंतकाम की आग ऐसे होती है कि उस आग में कभी कभी मासूम की जान को भी जलाना पड़ता है, जब जाकर आग ठंडी होती है। इंतकाम हमेशा बुरे लोग ही लेते हैं और तुम एक बहुत बुरी इंसान हो, कोई आसमान की परी नहीं हो। तुम उसको डराओगी धमकाओगी और तुम धक्का भी दोगी। जब जाकर यूनुस जिंदगी से वो जेल में दफा होगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे अंकल को बता दोगी कि उस मनहूस रात को तुमने यूनुस के साथ क्या किया था। तुम ही तो थी जिसने छोटे यूनुस को गिरती हुई इमारत के नीचे भेजा था। तुम्हारी एक बोल की खातिर वो यहाँ चला गया, और ये भी कि तुम किसी और के साथ हमबिस्तरी कर चुकी हो और तुम्हें ये भी याद नहीं तुम किसके साथ सो चुकी हो, और तुम एक नाजायज औलाद भी रखती हो। तो आयशा बोली कि मैं जानती हूँ वो कौन इंसान है, वो यूनुस है। तो नूर बोली कि खामोश हो जाओ पागल लड़की, वो यूनुस नहीं है, वो कोई और है। तो आयशा गमगीन होकर बोली कि क्या कोई और है। तो अब नूर बोली कि जब तुम्हारे अंकल को पता चलेगा तो वो किसको ढूंढेंगे। अब हाल में लाके नूर मैडम को दिखाते हैं। लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक बंद करती है। इस्तानबुल की नई सुबह हो जाती है। अब जेमरे आंख खोल जाती है और अपनी खाली गूद को देखती है। जेमरे के लब पर बोलाद का नाम आता है। फिर वो फौरन उठकर उमुद के इमरजेंसी वार्ड पर जाकर देखा कि बोलाद उमुद को आगोश में समेटकर सो रहा था। अब जेमरे ने राहत की सांस ली तो इतने में बोलाद की आंख खोल गई। अपनी माँ को देखकर कहा कि अम्मी, मैं तो उमुद को नींद से उठा रहा था, कब जाने मैं खुद सो गया, मुझे पता ना चला। अब जेमरे करीब आती है बोलाद और कहता है कि अम्मी, उमुद कब सही होगा और कब उठेगा। जेमरे कहती है कि इंशाअल्लाह की बहुत जल्द, तुम उस पाकज़ात पर यकीन करो कि बहुत जल्द। चलो अब तुम स्कूल के लिए देर कर रहे हो। तो बोलाद ने कहा कि उमुद भाई स्कूल नहीं जाएंगे, आज इम्तिहान का आखिरी दिन है। जेमरे सामान समेटते समेटते और गमज़ादा रह गई। अब डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर दाखिल होता है। काले रंग का लिफाफा पड़ा होता है, उस पे डॉक्टर ने इतनी तवज्जो नहीं दी। फोन करके अपने लिए ब्लैक कॉफी मांगवाता है। फिर कैबिन में केयरटेकर कॉफी लेके दाखिल होती है और टेबल पे रखती है। फिर डॉक्टर लिफाफे के हवाले से कहता है, ये मेरे मेज के ऊपर इजाफी चीज क्या पड़ी है। तो केयरटेकर बोली कि सुबह सवेरे आकर मैंने तो सब कुछ साफ किया था, ये चीज मैंने तो नहीं देखी। फिर डॉक्टर ने जवाब में कहा कि अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। केयरटेकर जा चुकी। अब डॉक्टर हाथ में लिफाफा लेके कहता है कि इस पर नाम दर्ज नहीं, लगता है कि ये तो एक मशकूक लिफाफा है। अब लिफाफा खोलकर तस्दीक करता है। उसमें लिखा था कि हम चाहते हैं मिस जेमरे का भांजा उठ नहीं पाए, बस थोड़ी देर के लिए। अगर खिलाफ वर्जी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारा अजीज औहदा छीन लिया जाएगा। अब केयरटेकर एक जगह ठहर कर फोन करती है। रिमान दादी बैठी हुई थी और सहर टहल रही थी।
तो जेहान खाने का सामान हाथ में ले आया। जेहान ने कहा कि ये देखो गरम गरम खाना है, लगता है खाने के लिए खाना आ गया है, पर यहाँ खाने वाले नहीं बैठे। सहर ने कहा कि दस्तरखान में एक फर्द कम हो जाए तो दस्तरखान नहीं रहता। तो जेहान बोला कि खुदा खैर करे अम्मी, हमें उम्मीद के धागे को कमजोर नहीं करना चाहिए, इतनी आसानी से उम्मीद का धागा नहीं छूटना चाहिए, मजबूती से थामना चाहिए। खाएं अम्मी, उम्मीद को भी लगे कि हम हर हाल में डट के खड़े हैं, उम्मीद को कुछ नहीं होगा। जेहान एक बर्गर सहर अम्मी के करीब ले आता है। सहर ने उठाना चाहा, पर सहर के हाथ उठना ना सके। सहर के जहन में खौफ के वसवसे चल रहे थे। तो सहर ने कहा कि नहीं, भूख नहीं है, किसी और को दे दो। तो सहर की नज़र गुजरती हुई नूर मैडम पे पड़ी। तो सहर ने कहा कि जेहान वो जलाल की हवेली की मुलाजमा है ना। जेहान ने देखकर बताया कि ये मोहतरमा अपनी कार चला के आई है। तो सहर ने कहा कि अल्लाह जाने उस हवेली में कैसे कैसे लोग के रोजगार वाबस्ता है। नूर मैडम फोन करते करते हॉस्पिटल से बाहर निकली। नूर के अल्फाज ये थे कि क्या उस डॉक्टर ने लिफाफा पढ़ा। तो केयरटेकर बोली कि हाँ, उन्होंने पढ़ ही लिया होगा, मैं ऐसी जगह रख के आई हूँ। नूर मैडम बोली कि मुझे मुसलसल रोजाना की खबरें तुमसे चाहिए, नजर अपनी टिकाए रखना। फिर नूर मैडम फोन स्विच ऑफ करके कार में सवार होती है। अब एक बच्ची को दो पुरानी इमारतों के सामने खड़ी दिखाते हैं। एक लड़का आके बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तो वो लड़की बोली कि क्या मैंने तुम्हें उन इमारतों के नीचे भेजा था। तो वो लड़का यूनुस दो बंजर इमारत को देखता है, फिर पलट कर देखा तो वो बच्ची नहीं होती, और अब छोटा यूनुस एक और बच्चे को देखता है जो उन दो बंजर इमारतों के करीब जाने लगता है। अब छोटा यूनुस आवाज देने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, वापस आ जाओ, पर वो रुका नहीं। अब बंजर इमारत मुमहादम होने लगी। छोटा यूनुस देखता रह गया। अब हाल में जिम रिंग में लेटा हुआ यूनुस को दिखाते हैं जो सो रहा था। इतने में जिम का दाखिला दरवाजा खोता है और अंदर आते हुए लेडीज के पाँव दिखाते हैं जो जिम रिंग तक आए और रिंग पर चढ़कर यूनुस के करीब आके खड़ी होते हैं। यूनुस का सर पसीना से लथपथ होता है और वो खातून यूनुस के सीने पे अपना पैर उठा के जोता रखती है। तो यूनुस बिना देखे एक बाजू से झपाटा मार के गिरा के लेटा देता है। वो लेडी यास्मीन होती है। यूनुस यास्मीन को देखकर हैरान होता है। तो यास्मीन कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे यहाँ मिलोगे। फिर यूनुस अपने चुंगल से यास्मीन को रिहा कर देता है। अब दूसरी तरफ जेमरे डॉक्टर के कैबिनेट में बैठी होती है और अपने हाथ तोड़ मुड़ती है। अब जाकर डॉक्टर आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि क्या आप मिस जेमरे कराचाए हैं। तो जेमरे ने बताया कि जी हाँ, मैं उमुद की खाला हूँ और मेरी ही देख रेख में उमुद की जिम्मेदारी है। प्लीज डॉक्टर बताए उमुद की सेहत कैसी है। फिर डॉक्टर जेमरे को काला लिफाफा दे के कहा कि उमुद को जलाल की हवेली में रखना ठीक नहीं, ये मुझे धमकी की तौर पर आज मिला है। पहले ही उस बच्चे की हालात तशवीशनाक है। अगर उमुद को 2 दिन में हौसला दिलाया गया तो फिर 1 साल के लिए उमुद पैराडाइज हो सकता है और इस लिफाफे के मिलने के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बातें रिमान दादी भी सुन लेती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। और डॉक्टर मजीद कहता है कि जल्दी हौस में लाने के लिए आपको 1 लाख रिरा जमा कराने होंगे। सहर बिना हाथ लगा हुआ खाना देखकर कहती है कि जेहान, तुमने खाना को हाथ नहीं लगाया। तो जेहान झूठ मूठ में कहता है, मैं यहाँ आने से पहले खा के आया था, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। वैसे भी मुझे अकेला खाने की आदत जो पड़ चुकी है। तो सहर बोली कि क्या तुम्हारा दमला से कोई रब्ता हुआ है या दमला ने तुम्हें कुछ बताया है। जेहान बोला कि सहर अम्मी वो सब कुछ भूल चुकी हैं, यहाँ मुझे भी भूल चुकी हैं, मैं भी उसके लिए अनजान शख्स बन चुका हूँ, वो मुझे कैसे बता सकती है। सहर ने कहा कि जेहान, तुम गुस्से में क्यों हो, तुम उसके साथ शादी कर चुके हो, तुम उसके सहूर हो। जेहान ने कहा कि ये बात सिर्फ मुझे ही याद है,
इतने में जेमरे आ जाती है। तो सहर ने जेमरे को देखकर कहा कि क्या हुआ जेमरे, डॉक्टर ने क्या कहा? तो जेमरे बंद होठ एकदम खोलती है कि अब उमुद ठीक है, अब यहाँ परेशान खड़ा होना बेफाजुल है, अब हम अपने काम पे लगते हैं। तो रिमान दादी सुनकर आ जाती है और कहती है कि सहर तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, उमुद ठीक नहीं है। सहर और जेहान ये सुनकर हक्के बक्के हो जाते हैं। तो जेमरे आंसू लाकर बोली कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, उमुद ठीक नहीं है, पर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। सहर ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जेमरे कुछ ना बोली पर रिमान बोल पड़ी कि उमुद को हौस दिलाने के लिए 1 लाख रीरा चाहिए। खुदा ना खस्ता 1 लाख रीरा जमा ना हुए तो उमुद पैराडाइज हो सकता है। तो सहर ये सुनकर सदमे में हिल गई। अब दिन के उजाले में इस्तांबुल के शहर को दिखाते हैं। अब जलाल की हवेली दिखाते हैं। अब रिमान दादी को गार्डन में दिखाते हैं जो चोरी छुपे चल रही थी। अगल बगल गार्ड आते जाते रहे, फिर जगह खाली होने का इंतजार करती रही। जब जगह खाली हुई 2 फुट गहरे गड्ढे की तरफ गई, झाड़ियाँ उठाए, अच्छी तरह देखकर बोली कि नानत हो, रकम कहाँ जा सकती है? तो रिमान के पीछे से नूर मैडम की आवाज आती है कि क्या हुआ, दौलत हवा हो गई, बिना मशक्कत की उजरत हाथ में ले ली, ऐसा तो होगा ये पैसे असल मालिक के पास वापस लौट आए हैं। अब रिमान दादी उठकर नूर मैडम को देखती है। नूर के हाथ में वही बैग होता है। तो नूर बोली मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बैग क्यों चाहिए, तुम्हें एक शर्त पर वापस मिलेगे, पहले तुम्हें मशक्कत करनी पड़ेगी। अब सहर देखती है कि डिमला के कमरे में कोई और खादिमा खाना लेकर जा रही है। तो फिर सहर खादिमा कहकर रोकती है कि ठहरो जरा, क्या आज मैं खाना लेकर जा सकती हूँ? तो वो कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम लेकर जा सकती हो, आज मेरा काम वाला खाता बिल्कुल खाली नहीं है। वो ट्रे दे देती है। सहर को ट्रे लेकर पछतावा हुआ कि डिमला गुस्सा ना हो जाए। फिर सहर ने उसी को ही आवाज दी कि मुझे ऐसा करना मना है। वो ट्रे वापस लेके गुस्से में कहा कि जो काम अपना ही नहीं ये लोग लेते क्यों हैं? पता नहीं काम के लिए कहां कहां से आ जाते हैं। अब सहर की खादिमा डिमला के कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है कि मुझे भूख नहीं है। खामिमा दरवाजे पे रख कर कहे चली कि खुद ही उठा के खा लेगी। सहर ने अपनी आंखें बंद करके खोली। फिर सहर ट्रे के पास आके ट्रे उठाए और जाने लगी। फिर डिमला ने दरवाजा खोला और कहा कि रुकिए, क्या आप अंदर आएगी? सहर अंदर आए तो डिमला ने कहा कि आप मेरे उस रवैया पर मुझे माजरत दे देना, मुझे ऐसे जहलियत की तरह सुलूक आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो सहर ने कहा कि माजरत किस बात की बेटी, हर कोई अपने जहन से सोचता है कि उसके सामने बस एक ही रास्ता है, ये रास्ता सही या गलत, और इस पे मुसलसल चलता रहता है और कोई और रास्ते नजर नहीं आते। तो डिमला ने कहा कि और कोई कहा भी नहीं रहा कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, फिर वो मुसाफिर क्या करे, सब उसको गलत पता देके उसी रास्ते पे चला रहे हैं। तो सहर ने ट्रे रख कर कहा कि अच्छा बेटी, खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना। तो डिमला ने कहा कि क्या मुझे आप फर्जी माँ बनकर अपने हाथ से 2-4 लूक में खिलाएगी? आज मैं अपने माँ की कमी महसूस कर रही हूँ। तो सहर ने कहा कि क्यों नहीं। अब रिमान दादी नूर को कहती है अब मैं भरोसा कैसे करो, मुझे यकीन है जो यहाँ जो कुछ हो रहा है इसमें तुम मुलविस लगती हो। तो नूर बोली कि मुहाफिज जैसे सवालत ना करो और अपने आप को मुहाफिज समझना बंद करो। हर कोई इंसान अपने को मुहाफिज समझता है, वो हर किसी को मुजरिम की तरह देखता है, उसको मुजरिम मिल ही जाए पर वो मुहाफिज नहीं होता। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर तुमने इस मुफ्त की रोटी की सिफा नहीं लेनी। रिमान दादी ने अब गुस्से का थूक निगल कर कहा कि अच्छा रुको। अब जलाल को बहरी जहाज से इस्तांबुल की जमीन पर कदम रखते हैं। एक आदमी जलाल को कहता है कि अस्सलाम अलैकुम जलाल इल्दिस सर, आप वक्त से पहले आ गए। जलाल ने फरमाया कि मुझे खबर ऐसी मिली है, मुझे खुद आना पड़ा। अब दूसरी तरफ जब सहर मुस्कुरा के किचन में बर्तन मांज रही थी, रिमान दादी बैग लेकर हाजिर हो जाती है।
तो अब सहर रिमान दादी के हाथ में बैग देखकर गुस्से में कहती है कि खुदा खैर करे। तो अब रिमान दादी सहर को बैग खोलकर कहती है कि सहर ये बैग ले लो, मेरे नवासे को बचा लो। तो सहर ने कहा कि रिमान साहिबा ये पैसे उठा लीजिए, मैं नहीं जानती इतने पैसे किसने आपको क्यों दिए हैं, एक गरीब इंसान को इतनी दौलत कौन देगा। रिमान ने कहा कि जलाल की बीवी नूर साहिबा ने दिए हैं। तो सहर बर्तन धोते धोते रुक गई। तो सहर ने रिमान को देखकर कहा कि मैं पूछ सकती हूँ नूर साहिबा ने क्यों दिए हैं, और नूर साहिबा कहाँ है। अब सहर बैग लेकर आ रही थी। हवेली दाखिले रास्ते से जलाल साहब की आमद हुई और इधर से नूर मैडम मुलाजमा के लिबास में निकली। सहर ने एकदम रकम से भरा हुआ बैग जमीन पर फुटबॉल की तरह फेंका। बैग खोलकर नूर के कदम तक आया। सहर आके जलाल सामने नूर को थप्पड़ दे मारा। ये वक्त एक तस्वीर में ठहर गया। अब इस तस्वीर में रिमान दादी की आवाज सुनाते हैं। वो जो हॉस्पिटल में बंद थन के आई थी वो जलाल की बीवी है। उसने ही जलाल से छुपकर ये रकम दी है, सिर्फ इसलिए चांदनी रात में जेमरे को भेजकर जलाल का बिस्तरा गर्म करने को कहा था, और अब अपने बेटे का बिस्तरा गर्म करने को कह रही है। इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 45 का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, जिसके कलमनिगार शेर अफगन है। और एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे थे।